हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 की हिंदी। तो यहाँ पर आज गद्य खंड से एक चैप्टर हम पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है दुख का अधिकार। यशपाल जी ने ये लिखा है और इस चैप्टर में यहाँ पर इस गद्य खंड में यशपाल हम लेखक क्या कह रहे हैं कि जो दुख का अधिकार है वो अमीरी और गरीबी में नहीं, सबके लिए दुख का अधिकार बराबर होता है। यानी कि यदि दुख है तो वो सबके लिए बराबर है, ना तो वो ऐसा, जबकि समाज में दुखी जो गरीब लोग होते हैं उनको जो है उनके दुख को कम आंका जाता है और अमीर लोगों के दुखों को ज्यादा हम वहां पर सहानुभूति दिखाते हैं। तो इसी पर बेस्ड ये आपका चैप्टर है। आइए क्या कह रहे हैं लेखक यहाँ पर। क्या कहते हैं कि मनुष्यों की जो पोशाकें हैं उन्हें विभिन्न श्रेणियों में बांट देती हैं। लेखक यहाँ पर क्या कह रही है कि जो मनुष्य की जो पोशाकें हैं, जो उसका पहनावा है, वो जो है अलग अलग श्रेणियों में बांट देता है। उसकी पहनावे से हम जो है लोगों को क्या कर देते हैं, अलग अलग श्रेणियों में बांट देते हैं। आगे कहते हैं, प्रायः पोशाक ही समाज में मनुष्य का अधिकार और उसका दर्जा निश्चित करती है। तो आजकल आप देख पाते हैं कि हम जो है किसी के भी पोशाक, किसी भी कपड़ों को देखकर उसके बारे में जज करते हैं, उसके बारे में हम अनुमान लगा लेते हैं कि अच्छा इंसान है और ये बुरा है। ठीक है, तो यहाँ पर लेखक क्या कह रहे हैं कि प्रायः पोशाक ही समाज में मनुष्य का अधिकार और उसका दर्जा निश्चित करती है। जो उसका पहनावा है उसी के आधार पर हम क्या करते हैं, उसके दर्जे को और उसके अधिकार को हम निश्चित कर लेते हैं। वह हमारे लिए अनेक बंद दरवाजे खोल देती है। जब हमारी पोशाक अच्छी होती है तो वो कई जगह हमें बंद दरवाजे भी खोल देती है। और कई बार, परंतु कभी ऐसी भी परिस्थिति आ जाती है कि हम जरा नीचे झुककर समाज की निचली श्रेणियों की अनुभूति को समझना चाहते हैं। उस समय यह पोशाक ही बंधन और अड़चन बन जाती है। अर्थात यहाँ पर लेखक क्या कहते हैं कि कभी हम अपने से नीचे, आप फुटपाथ पर देखिए कई लोग होते हैं वहां पर और वो दुख में भी होते हैं, लेकिन हम जो है उनको देख करके वहां पर बैठ करके 2 मिनट उनके साथ बैठ करके उनके दुख जो है वो शेयर करना या उनके साथ उनकी सहानुभूति नहीं जता सकते हैं, क्योंकि वहां पर हम जो है उनकी पोशाकों और हमारी पोशाकों में क्या रहता है, अंतर रहता है। हम समाज को देखते हैं कि कहीं लोग मुझे कहेंगे कि यहाँ क्यों बैठ गया, इनके साथ क्यों बैठा। जो आपने देखा होगा फुटपाथ पर जो भिखारी लोग बैठे हैं, क्या उनको दुख नहीं है। हम जो है उनके साथ नहीं बैठ सकते हैं क्योंकि वहां पर हमारी जो पोशाक है वो जो है हमें अड़चन वहां पर डाल देती है। तो यही चीज यहाँ पर लेखक बताते हैं कि परंतु कभी ऐसी भी परिस्थिति आ जाती है, कभी कभी जो हमारी पोशाकें हैं, कई बार हमारा जो बोलते हैं ना, आपकी जो बॉडी इंप्रेशन है, जो आपका ड्रेसिंग सेंस है, उसे देखकर कई लोग कई बार जो है कई बंद दरवाजे भी आपके खुल जाते हैं। यानी कि कई बार आपका इंप्रेशन जो है अगले बंदे पर बहुत अच्छा पड़ता है। कई बार ये पॉजिटिव भी है, सकारात्मक भी है। लेकिन कहीं कहीं जब ये जो है ऐसी परिस्थिति भी आ जाती है कि हम जो है नीचे झुककर समाज की निचली श्रेणियों की अनुभूति को समझना चाहते हैं। यानी कि कोई दुखी है लेकिन वो कहीं रोड पर, कहीं सड़क पर बैठा हुआ है, हम उसके साथ बैठ करके उससे ये नहीं पूछ सकते हैं कि तुझे क्या दुख है, तो क्यों परेशान है, क्योंकि हमारी पोशाकें उसके पोशाक से जो है मैच नहीं कर पाती है। और फिर हम समाज को देखने लग जाते हैं कि लोग मुझे क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, इसके साथ क्यों बैठा है। ठीक है, तो ऐसा होता है हमारे साथ। तो यही चीज यहाँ पर लेखक बताते हैं कि झुककर समाज की निचली श्रेणियों की अनुभूति को समझना चाहते हैं, उस समय यह पोशाक ही बंधन और अड़चन बन जाती है। तो उस समय हम अपनी ड्रेस और उसकी जो पोशाक है उसको देखने लग जाते हैं कि यार ये तो थोड़ा भद्दा है, मैला है, कुचला है, इसके साथ बैठना उचित नहीं है। हालांकि हमें उस पर दया भी आती है, लेकिन हमारी जो ये पोशाक है वो हमें क्या कर देती है, उस समय हमें अड़चन डाल देती है, हमें बंधन में वो बांध लेती है। ठीक है, तो यही बात यहाँ पर लेखक कह रहे हैं। जैसे वायु की लहरें कटी हुई पतंग को सहसा भूमि पर नीचे गिर जाने देती है, और उसी तरह खास परिस्थितियों में हमारी पोशाक हमें झुक सकने से रोके रखती है। तो कभी खास खास परिस्थितियों में जहां हम झुकना भी चाहते हैं तो हमारी जो पोशाकें हैं वो हमें झुकने से क्या कर देती हैं, अड़चन डालती हैं। तो यहाँ पर लेखक एक कहानी बता रहे हैं कि बाजार में, फुटपाथ पर, इसी के आधार पर यहाँ पर लेखक क्या कहते हैं कि बाजार में फुटपाथ पर कुछ खरबूजे, दलिया
में और कुछ जमीन पर बिक्री के लिए रखे जान पड़ते थे। तो लेखक एक बार की बात बता रहे हैं कि बाजार की बात कर रहे हैं कि बाजार में फुटपाथ पर जो है कुछ खरबूजे डलिया में, जो एक गोल सा होता है, जो यहाँ पर आप चित्र में भी देख पा रहे हैं, ठीक है। कुछ खरबूजे इस डलिया में हैं और कुछ रोड पर इस प्रकार से बिखरे हुए हैं, ठीक है। खरबूजों के समीप एक अधेड़ उम्र की औरत बैठी रो रही थी और खरबूजे बिक्री के लिए थे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये फुटपाथ की बात है और यहाँ इसी के बारे में यहाँ पर लेखक बात कर रहे हैं कि एक जो औरत है ये खरबूजा यहाँ पर बेचने के लिए बैठी हुई है। कुछ खरबूजे उसके डलिया में हैं और कुछ रोड में बिखरे हुए हैं। अब ये जो औरत है ये अधेड़ उम्र की है, यानी कि 45 से 50 साल की उम्र की होगी, ठीक है। खरबूजे बिक्री के लिए थे परंतु उन्हें खरीदने के लिए कोई कैसे आगे बढ़ता। यहाँ पर उस औरत ने क्या करा था, खरबूजे बेचने के लिए वो यहाँ पर बैठी हुई थी, लेकिन यहाँ पर कोई कैसे बैठता, क्यों कैसे बैठता। खरबूजों को बेचने वाली तो कपड़े से मुंह छिपाए, सिर को घुटनों पर रखे, फपक फपक कर क्या कर रही थी, रो रही थी। और ये जो औरत है, जो अधेड़ उम्र की औरत है, ये यहाँ पर क्या कर रही थी, खरबूजे बेचने बैठी थी, लेकिन अपना मुंह जो है कपड़े से पूरा ढक करके रो रही थी। अब क्यों ये रो रही थी ये लेखक आगे बताते हैं। तो यहाँ पर ये वृतांत बता रहे हैं। आगे देखिए, पड़ोस की दुकानों के तख्तों पर बैठे या बाजार में खड़े लोग घृणा से उसी स्त्री के संबंध में बात कर रहे थे। अब जो है पड़ोस में जो दुकानें लगी हुई थी तख्तों में, वो सभी लोग इस अधेड़ उम्र की औरत के बारे में बात कर रहे थे। क्या बात कर रहे थे, यहाँ पर क्या बात हो रही है, उस स्त्री का रोना देखकर मन में एक व्यथा सी उठी, पर उसके रोने का कारण जानने का उपाय क्या था। फुटपाथ पर उसके समीप बैठ सकने में मेरी पोशाक ही व्यवधान बन खड़ी हो गई थी। तो यहाँ पर लेखक क्या कह रहे हैं कि उसका रोना देखकर, जिस प्रकार से वो रो रही थी, लगातार वो रो रही थी, उसे देखकर, उसकी स्थिति देखकर मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं उसकी रोने का कारण पूछूं, लेकिन कैसे पूछ पाता। वहां पर लोग तरह तरह की बातें उस औरत के बारे में कह रहे थे और वो क्या कह रहे हैं कि और फिर जो है उनकी जो पोशाक है वो भी व्यवधान बन रही थी, ठीक है। तो आगे देखिए, एक आदमी ने घृणा से एक तरफ थूकते हुए कहा, क्या जमाना है, जवान लड़के को मरे पूरा दिन नहीं बीता और यह बेहया दुकान लगाकर बैठी है। तो इतने में एक आदमी ने एक तरफ थूका और फिर क्या बात करी कि क्या जमाना आ गया है, जवान लड़के को मरे एक दिन नहीं हुए हैं और ये जो है यहाँ पर दुकान लगाकर बैठी है। दूसरे साहब अपनी दाढ़ी खुजाते हुए कह रहे थे, अरे कैसी नीयत होती है, अल्लाह भी वैसे ही, जैसी नीयत होती है अल्लाह भी वैसे ही बरकत देती है। तो दूसरे ने क्या कहा कि अरे, तो तरह तरह की बातें इस औरत के बारे में हो रही है, लेकिन इसकी व्यथा को जानने की कोई कोशिश नहीं कर रहा है। लेखक यहाँ पर चाहते हैं कि वो उस औरत से जाकर पूछें कि आपकी ये दशा क्यों है, क्यों आप रो रही हो। लेकिन लेखक क्या कहते हैं कि मेरी जो पोशाक है वो मुझे व्यवधान यहाँ पर क्या कर रही है, प्रदान कर रही है। उनसे उसकी जो पोशाक है और लेखक की जो पोशाक है उसमें बहुत अंतर है। इस वजह से वो उस औरत से ये नहीं पूछ पा रहे हैं कि तुम्हारी ये दशा क्यों है। लोगों की बातें चल रही हैं। एक आदमी ने थूकते हुए कहा कि क्या जमाना आ गया है, लड़के को मरे पूरा दिन नहीं बीता और ये बेहया यहाँ दुकान लगाकर बैठी है। दूसरे ने क्या कहा दाढ़ी खुजाते हुए कि अरे जैसी नियत होती है अल्लाह भी वैसे ही बरकत देता है। तो इस प्रकार की बातें वहां पर हो रही हैं। आगे देखिए, सामने के फुटपाथ पर खड़े एक आदमी ने दिया सलाई की तिल्ली से कान खुजाते हुए, यानी कि माचिस की तिल्ली से क्या किया, कान खुजाते हुए कहा, अरे इन लोगों का क्या है, ये कमीने लोग रोटी के टुकड़े पर जान देते हैं, इसके लिए बेटा बेटी, खसम लुगाई और धर्म ईमान सब रोटी का टुकड़ा है। क्या कहते हैं कि ये जो है इन लोगों के लिए क्या है, ये तो सब ऐसे ही हैं, ठीक है। परचून की दुकान पर बैठे लाला जी ने कहा, अरे भाई, उसके लिए मरे जिए का कोई मतलब ना हो, पर दूसरे के धर्म ईमान का तो थोड़ा ख्याल रखना चाहिए। तो इतने पर आगे सामने जो परचून की दुकान थी वहां पर से भी लाला जी भी बोले कि अरे भाई, क्या उसके लिए मरे जिए का कोई मतलब नहीं ना हो, पर दूसरे के धर्म ईमान का तो ख्याल रख करना चाहिए। जवान बेटे के मरने पर 13 दिन का सूतक होता है
और वह यहाँ सड़क पर बाजार में आकर खरबूजे बेचने बैठ गई है। हजार आदमी आते जाते हैं, कोई क्या जानता है कि इसके घर में सूतक है। कोई इसके खरबूजे खा ले तो उसका धर्म ईमान जो है, उसका ईमान धर्म कैसा रहेगा, क्या अंधेरे हैं। तो यहाँ पर जो है सभी लोग उस औरत के बारे में बातें कर रहे हैं, लेकिन कोई भी इसकी जो स्थिति है उसको नहीं जानने की कोशिश कर रहा है, उसके दुख को कोई नहीं समझने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो एक गरीब औरत है, उसकी मजबूरी है कि वो फुटपाथ पर इस स्थिति में भी, उसका जवान बेटा मर गया था सांप के काटने से, ठीक है, लेकिन वो फिर भी जो है उस फुटपाथ पर बैठी हुई है खरबूजे बेचने के लिए। लेकिन लोगों को अपना धर्म देखना है, अपनी जो आपका जो रीति रिवाज है वो देखने हैं, इसमें लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उस औरत की क्या स्थिति है। तो आगे यहाँ पर लेखक क्या कहते हैं कि पास पड़ोस की दुकानों से पूछने पर पता चला। अब लेखक ने जब पता किया, इतनी बातें चल रही थी, इसमें भी कुछ पता नहीं चला, लेकिन फिर लेखक ने बात की लोगों से, पास पड़ोस की दुकानों से पूछने पर पता लगा उसका 23 वर्ष का जवान लड़का था, घर में उसकी बहू और पोता पोती है। लड़का शहर के पास 1.5 बीघा भर जमीन में कछियारी करके परिवार का निर्वाह करता था। तो अब लेखक ने जो है उसके बारे में पता किया, आसपास की जो दुकानें हैं वहां से उस औरत के बारे में पता किया कि इस औरत को क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, क्यों ये इस स्थिति में भी इस फुटपाथ पर बैठकर खरबूजे बेच रही है। तो क्या कहते हैं कि पास पड़ोस की दुकान से पूछने पर पता चल लगा कि उसका जो 23 वर्ष का जवान लड़का था, घर में उसकी बहू और पोता पोती हैं। लड़का शहर के पास 1.5 बीघा भर जमीन में कचियारी करके परिवार का निर्वाह करता था और खरबूजों की डलिया बाजार में पहुंचाकर कभी लड़का स्वयं सौदे के पास बैठ जाता था और कभी माँ बैठ जाती थी, यानी कि वो इस प्रकार का बिजनेस किया करते थे। लड़का परसों सुबह मुंह अंधेरे बैलों में से पके खरबूजे चुन रहा था और गीली मेड़ की तरावट में विश्राम करते हुए एक सांप पर लड़के का पैर पड़ गया। सांप ने लड़के को डस लिया। तो यहाँ पर उसका जो लड़का था वो सांप ने डस लिया था, ठीक है। अब आगे देखिए, लड़के की बुढ़िया माँ बावली होकर ओझा को बुला लाई। झाड़ना फूकना हुआ, नाग देव की पूजा हुई और पूजा के लिए दान दक्षिणा चाहिए। घर में जो कुछ आटा और अनाज था दान दक्षिणा में उड़ गया, ठीक है। तो माँ ने जो है झाड़ने वाले को बुलाया और उसका जो पूजा पाठ कराई, तो दान दक्षिणा में अब जो है घर में जो भी उनके पास अनाज वगैरह था वो सब जो है उसमें उड़ गया था। बहू और बच्चे भगवाना से लिपट लिपट कर क्या कर रहे थे, रोए, पर भगवाना जो एक दफे चुप हुआ तो फिर न बोला। सर्प के विष से उसका सब बदन काला जो है पड़ गया था। जिंदा आदमी नंगा भी रह सकता है, परंतु मुर्दे को नंगा कैसे विदा किया जाए। यानी कि उसका जो बेटा था, जिसका नाम क्या था, भगवाना, वो जो है मर चुका था, यानी कि उसने झाड़ फूक भी किया लेकिन उसका बेटा बच नहीं पाया। घर में बहू और बच्चे जो है उससे लिपट रहे थे, लेकिन वो जो है अब बच नहीं पाया। क्या कहते हैं, भगवाना जो एक दफे चुप हुआ तो फिर न बोला, यानी कि वो अब स्वर्गवास हो गया था उसका, वो मर चुका था। सर्प के विष से उसका सब बदन काला पड़ गया था, अब उसका जो है विष जो है पूरे शरीर में उसका फैल गया था। जिंदा आदमी नंगा भी रह सकता है। यहाँ पर देखो क्या कहते हैं कि जो जिंदा आदमी है एक बार के लिए वो नंगा भी रह सकता है, लेकिन मुर्दे को नंगा कैसे विदा किया जाता है, क्योंकि मुर्दा जब आदमी मरता है तो उसको कफन जरूर दिया जाता है, उसको नंगा नहीं भेजा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर लेखक क्या कहते हैं कि जिंदा आदमी तो एक बार के लिए नंगा रह भी जाए, लेकिन मुर्दे को कैसे विदा किया जाए, क्योंकि वो जो है अब उनके घर में कुछ भी नहीं था, जो भी था वो उन्होंने दान दक्षिणा में दे दिया था झाड़ फूक वाले को, ठीक है। उसके लिए तो बजाज की दुकान से नया कपड़ा लाना ही होगा, चाहे उसके लिए माँ के हाथों के छन्नी कंगना ही क्यों न बिक जाए। तो इसके लिए जो है माँ ने क्या किया था, क्या लिया था, बाजार से उसके लिए कफन के लिए कपड़े लेके आई थी। भगवाना परलोक चला गया, घर में जो कुछ चूनी भूसी थी सो उसे विदा करने में चली गई। अब जो है क्योंकि वो चला गया था और आदमी जब मरता है तो उसके बाद भी जो है उसके कई प्रकार के संस्कार,
क्रियाकर्म किए जाते हैं वहां पर भी खर्चा लगता है। पहले से ही उनकी स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि वो जो है अच्छे से खा पाए, अपना पेट भर रहे थे जैसे तैसे, लेकिन उसके मर जाने के बाद जो है घर की स्थिति और खराब हो गई थी। घर में जो भी बचा हुआ था वो जो है भगवाना के परलोक चले जाने के बाद जो है घर में जो भी बचा हुआ था उसके विदा में वो चली गई। ठीक है। बाप नहीं रहा तो क्या, लड़के सुबह उठते ही भूख से बिलबिलाने लगे। तो जब बच्चे जो हैं, उनका पापा तो चला गया, लेकिन बच्चे जो है सुबह उठ के उनको भूख लगी। ठीक है। अब बाप नहीं रहा तो क्या, सुबह बच्चे जो है लड़के सुबह उठते ही भूख से बिलबिलाने लगे। दादी ने उन्हें खाने के लिए खरबूजे दे दिए, लेकिन बहू को क्या देती, बहू का बदन बुखार से तवे की तरह तप रहा था। अब बेटे के बिना बुढ़िया का जो है दुअन्नी चुअन्नी भी कौन उधार देता, क्योंकि अब बेटा नहीं रहा तो उनको उधार भी कौन देता। तो अक्सर हमने ये देखा है, हमारे जो समाज में जो गरीब लोग होते हैं उनको देने के लिए भी लोग कतराते हैं कि ये वापस कैसे करेगा। ठीक है। लेकिन हम ये नहीं जानते हैं कि किसी गरीब की मदद करने से हम भगवान जो है हमारे हम पर कितना खुश होगा, हमारे कर्म कितने स्वच्छ होंगे। ठीक है। लेकिन हम यही देखते हैं कि जो हमारे पैसे वापस कर सकता है अक्सर हम उसी को पैसे देते हैं। ठीक है। तो यही स्थिति यहाँ पर लेखक बता रहे हैं कि बेटा अब नहीं रहा, लोगों को भी पता चल गया कि इसका बेटा तो रहा नहीं, अब ये वापस भी कैसे करेगी। तो बुढ़िया को दुअन्नी चवन्नी भी कौन उधार देता। आगे लेखक कहते हैं, बुढ़िया रोते रोते और आंखें पोंछते पोंछते भगवाना के बटोरे हुए खरबूजे जो है उसने डलिया में समेट कर बाजार की ओर चली, और चारा भी क्या था। तो अब जो है वो जो बुढ़िया थी, जो औरत थी, अधेड़ उम्र की जो औरत थी, उसने क्या किया, स्थिति ऐसी थी घर की कि वो अब आगे उसके पास कोई चारा ही नहीं था, ना वो किसी से उधार मांग सकती थी क्योंकि लोग देने को तैयार नहीं थे। बुढ़िया ने क्या किया, रोते रोते आंखें पोंछते पोंछते भगवाना के बटोरे हुए, यानी कि जो उसके बेटे ने बटोरे हुए खरबूजे जो है डलिया में समेट लिए, उसमें डाल लिए और बाजार की तरफ जो है चली आई, और चारा भी क्या था। ठीक है। तो ये स्थिति थी उसकी, लेकिन समाज उसके बारे में क्या बात कर रहा है। समाज को उसकी स्थिति से कोई फर्क नहीं पड़ता है। समाज जो है अपने धर्म और अपने रिवाज देखता है, अपने धर्मों को देख रहा है कि इसके घर में सूतक है और ये जो है बाजार में आकर के खरबूजे बेच रही थी। ठीक है। बुढ़िया खरबूजे बेचने का साहस करके आई थी, परंतु सिर पर चादर लपेटे, सिर को घुटनों पर टिकाए हुए फपक फपक कर रो रही थी। इसलिए यहाँ पर वो जो है वो औरत रो रही थी क्योंकि उसका जवान बेटा मर चुका था और घर की जो स्थिति थी वो बहुत खराब थी। ठीक है। तो स्थिति को देखते हुए वो उन खरबूजों को लेकर तो आ गई, लेकिन उसका जो दुख है वो वहां पर भी वो अपने को क्या नहीं कर पा रही थी, संभाल नहीं पा रही थी। तो आगे देखिए, कल जिसका बेटा चल बसा, आज वह बाजार में सौदा बेचने चली, हाय रे पत्थर दिल। तो यहाँ पर लेखक क्या कह रहे हैं कि कल जिसका बेटा चल बसा, आज वो जो है बाजार में सौदा बेचने चली है, हाय रे पत्थर दिल। उस पुत्र वियोगिनी के दुख का अंदाजा लगाने के लिए पिछले साल अपने पड़ोस में पुत्र की मृत्यु से दुखी माता, तो यहाँ पर क्या कहते हैं लेखक कि उस पुत्र वियोगिनी के दुख का अंदाजा लगाने के लिए पिछले साल अपने पड़ोस में पुत्र की मृत्यु से दुखी माता की बात सोचने लगा। अब जो है लेखक उस पुत्र वियोगिनी, उस औरत की जो दशा है, उसकी जो दुख है, उसका अंदाजा लगाने के लिए लेखक को अपने पड़ोस की किसी औरत की जो है याद आती है कि उनके पड़ोस में भी किसी के पुत्र की जो है क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। तो पुत्र की मृत्यु से दुखी माता की बात सोचने लगा। वह क्या थी, संभ्रांत महिला, यानी कि वो क्या थी, संपन्न महिला थी। ठीक है। पुत्र की मृत्यु के बाद 2.5 मास तक पलंग से उठ न सकी थी, यानी कि वो एक संपन्न औरत थी। ठीक है। और वो जो है जब उसके पुत्र की मृत्यु हुई तो वो जो है 2.5 मास तक पलंग से खड़ी भी नहीं हो सकी। ठीक है। उन्हें जो है 15-15 मिनट बाद पुत्र वियोग से मूर्छा आ जाती थी, और मूर्छा न आने की अवस्था में आंखों से आंसू न रुक सकते थे। 2-2 डॉक्टर हर दम सिरहाने पर बैठे रहते थे और हर दम सिर पर क्या है, बर्फ रखी जाती थी। शहर भर के लोगों के मन में उस पुत्र शोक से द्रवित हो उठे थे।
तो यहाँ पर लेखक क्या कहते हैं कि एक वो भी दुख था। अब देखिए दुख उस संपन्न औरत की और इस गरीब औरत दोनों का दुख समान था, लेकिन यहाँ पर लेखक क्या कह रहे हैं कि समाज में जो है, जो गरीब और अमीर है, दुख तो दोनों का बराबर होगा, लेकिन वो जो संपन्न औरत थी उसकी देख रेख में उसके पास टाइम था, उसके पास सब कुछ था, तो वो उस दुख का जो है क्या कर रही थी, उस दुख को वो झेल रही थी। कहाँ पर? आराम से घर में, उसकी देखरेख भी हो रही थी। लेकिन एक ये गरीब औरत है जो आज बेटा मर गया है, कल को वो बाजार चली गई सौदा करने। तो यहाँ पर लेखक यही इसी बात को समझाना चाह रहे हैं कि मन में जो है उसके पुत्र शोक से द्रवित। अब उस क्योंकि वो संपन्न औरत थी, हर दिन लोग वहां पर आते थे, ठीक है, आते ही हैं, ठीक है, और लोग उसको क्या करते हैं, उसके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, टाइम उसके साथ टाइम बिताते हैं। लेकिन ये जो गरीब औरत है इसका कोई नहीं, ये जो है अपनी परिस्थितियों के मारे बाजार में जाकर सौदा करने जाती है। जब मन को सूझ का रास्ता नहीं मिला तो बेचैनी से कदम तेज हो जाते हैं। उसी हालत में नाक ऊपर उठाए राह चलतों से ठोकरें खाता मैं चला जा रहा था, सोच रहा था। अब यहाँ पर लेखक क्या कह रहे हैं कि मन को सूझ का रास्ता नहीं मिलता, यानी कि क्या किया जाए इनके साथ। तो वो क्या कह रहे हैं, राह चलतों को ठोकरे खाता मैं चला जा रहा था, यानी कि वो इतने विचलित हो गए थे उस स्थिति को देखते हुए। तो क्या कह रहे हैं कि मैं इतना मतलब उनके बारे में सोचने लग गया था कि राह में कोई में से जो है ठोकरें भी लग जाती थी, कि तो राह चलते से जो है ठोकरे खाता मैं चला जा रहा था, यानी कि जो आगे मेरे आगे से उधर से विपरीत दिशा से आ रहे थे उनसे भी मैं क्या कर रहा था, ठोकरें खा रहा था। तो आगे लेखक कहते हैं कि मैं सोच रहा था कि शोक करने में गम मनाने के लिए भी सहूलियत चाहिए और दुखी होने का भी एक अधिकार होता है। तो देखिए बहुत छोटा सा चैप्टर है, लेकिन यहाँ पर लेखक ने बहुत बड़ी बात कर दी है, ठीक है। क्या कहते हैं कि मैं उस औरत का दुख तो मैं कम नहीं कर पाया, लेकिन उसकी स्थिति को देख करके मुझे क्या लगा कि शोक करने और गम मनाने के लिए भी आपको सहूलियत चाहिए और दुखी होने का भी एक अधिकार होता है, ठीक है ना। तो जहाँ गरीब लोगों के दुख में कोई भी साथ नहीं रहता है, वहीं अमीर लोगों के दुख में सारा मोहल्ला, सारा गांव, सारा शहर दुखी हो जाता है। क्या उस अमीर का दुख ज्यादा था? नहीं, उस अमीर का दुख नहीं था। हम लोगों की सोच जो है, हम उसकी परिस्थितियों को नहीं जान सकते हैं। उस गरीब की परिस्थितियों को जाने बिना ही लोग वहां पर अलग अलग प्रकार की जो बातें कर रहे थे। शायद वो भी एक अमीर औरत होती तो उसके दुख में सभी खड़े होते, सभी सहानुभूति वहां पर जताते, लेकिन वो एक गरीब और बेचारी बेबस औरत थी, तो उसके लिए लोगों की क्या सोच थी वो आपने यहाँ पर देखा। और लेखक ने हमें यहाँ पर बताया भी है कि एक जो संपन्न औरत थी उसके दुख का क्या अधिकार है, और जो गरीब है उसकी दुख का क्या अधिकार है, ठीक है। तो इसी के साथ यहाँ पर ये चैप्टर आपका खत्म हो गया है, और इसमें जो है कुछ प्रश्न यहाँ पर लेखक पूछते हैं, ठीक है। तो क्या कहते हैं लेखक कि किसी व्यक्ति की पोशाक को देखकर हमें क्या पता चलता है। आपको क्या करना है, प्रश्नों के उत्तर एक दो पंक्तियों में देना है। तो इसको आप नोट डाउन कर लेंगे। यहाँ पर लेखक ने पहला प्रश्न क्या पूछा है कि किसी व्यक्ति की पोशाक देखकर हमें क्या पता चलता है। क्या पता चलता है? जब भी हम किसी व्यक्ति की पोशाक देखते हैं तो हमें उसके अधिकार का, ठीक है, उसके अधिकार का दर्जा दिखता है, ठीक है, कि वो जो मनुष्य है, वो जो आदमी है, किसी व्यक्ति की पोशाक देखकर हमें उसका दर्जा और उसका अधिकारों का ज्ञान होता है ना, कि उसको कितना अधिकार है, कितना उसका दर्जा है। और हम देते भी उसके पोशाक देखकर ही हम किसी व्यक्ति को क्या देते हैं, उसका दर्जा देते हैं, ठीक है। आगे देखिए, खरबूजे बेचने वाली स्त्री से कोई खरबूजे क्यों नहीं खरीद रहा था। क्यों नहीं खरीद रहा था? क्योंकि उस स्त्री का जो 23 साल का लड़का था वो मर गया था, और वो जो है सूतक की स्थिति में थी, इसलिए लोग उससे जो है खरबूजे नहीं खरीद रहे थे, ठीक है। उस स्त्री को देखकर लेखक को कैसा लगा, ठीक है। जब लेखक ने उस स्त्री को देखा तो लेखक को कैसा लगा, तो उस स्त्री को जो है फुटपाथ पर रोता देखकर लेखक के मन में व्यथा उठी।
वह उसके दुख को जानने के लिए बेचैन हो गया था। इसके प्रश्न के उत्तर आप लिख लेंगे, ये हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि खरबूजे बेचने वाली स्त्री से कोई खरबूजे क्यों नहीं खरीद रहा था। साथ ही साथ उस स्त्री को देखकर लेखक को कैसा लगा। तो क्यों नहीं लोग खरीद रहे थे? क्योंकि उसका जो पुत्र था वो मर चुका था, ठीक है। और सूतक वाले घर से खरबूजे खाने से लोग जो है अपने धर्म को भ्रष्ट होने का भय सता रहा था कि हमारा कहीं धर्म भ्रष्ट ना हो, इसलिए लोग जो हैं उस खरबूजे बेचने वाली स्त्री से खरबूजे नहीं खरीद रहे थे, ठीक है। तो इसको भी हमने किया। इसके बाद देखिए उस स्त्री को देखकर लेखक को कैसा लगा। तो लेखक के मन में व्यथा उठी कि ये इस प्रकार से यहाँ पर क्यों रो रही है, और लोग तरह तरह की बातें वहां पर कर रहे थे। तो लेखक को जो है ऐसा लगा कि वो उस स्त्री के बारे में जो है जाने, तो उसके दुख को जानने के लिए वो बेचैन हो उठा और उसने वहां के जो आसपास के दुकानदार थे उनसे पूछा, ठीक है। लेकिन आपको एक दो पंक्तियों में ही लिखना है। उस स्त्री के लड़के की मृत्यु का कारण क्या था? तो अभी अभी हम पढ़ के आए, उसे सांप ने डस लिया था, ठीक है। बुढ़िया को कोई भी क्यों उधार नहीं देता? क्यों नहीं देता? क्योंकि उसका पुत्र मर चुका था, अब उसे जो है पैसे वापस करने वाला कोई नहीं था, तो इसलिए लोग जो है उस बुढ़िया को पैसे उधार नहीं देना चाहते थे। अब आगे लिखते हैं यहाँ पर, ये तो आपके मौखिक प्रश्न थे। अब यहाँ पर क्या लिखते हैं, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आपको 25 से 30 शब्दों में लिखना है, ठीक है। तो इन प्रश्नों के उत्तर आपको 25 से 30 शब्दों में लिखना है। चलिए इसको लिखेंगे। पहला प्रश्न, मनुष्य के जीवन में पोशाक का क्या महत्व है? तो यहाँ पर पोशाक का बड़ा महत्व बताया गया है, ठीक है। और इसी प्रश्न का के आधार पर आप इस पाठ से लिख सकते हैं कि पोशाक का क्या महत्व है। तो देखिए पोशाक का जो है मनुष्य के जीवन में बड़ा महत्व है। क्यों महत्व है? क्योंकि क्या कहा जाता है कि पोशाक जो है जीवन में बहुत महत्व है। पोशाक ही मनुष्य की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को दर्शाता है, ठीक है ना। यदि आपने अच्छी पोशाक पहनी है तो समाज में आपकी क्या होगी, अच्छी इज्जत होगी, लोग आपके साथ रहना चाहेंगे, ठीक है। और यदि आपकी पोशाक अच्छी है तो लोग ये भी समझेंगे कि आपकी जो आर्थिक स्थिति है वो अच्छी है, चाहे वो अंदर आपकी अच्छी ना भी हो, लेकिन लोग ये सोचेंगे कि आपकी जो आर्थिक स्थिति है वो अच्छी है। कई बार आपने पोशाक के आधार पर देखा होगा, जबकि उनकी घर की स्थिति इतनी अच्छी नहीं होती है, लेकिन वो अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छे से रहते हैं, उनकी ड्रेसिंग सेंस अच्छा है, तो उनको देखकर ऐसा लगता है कि ये अच्छे अमीर लोग हैं। लेकिन ऐसा होता भी नहीं है, कई बार ऐसा होता भी है, ठीक है। तो लोग इसी बात से जो है अंदाजा लगाते हैं कि इसकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति जो है। तो पोशाक का क्या महत्व है? पोशाक का बड़ा महत्व है। यहाँ पर लोग जो हैं पोशाक से उसकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति को भी दर्शाते हैं, और पोशाक ही मनुष्य को मनुष्य से भेद करती है ना। कई बार हम क्या कहते हैं कि जो आपके फुटपाथ पर बैठे लोग हैं उनके साथ जो है बैठना उठना नहीं करते हैं, क्योंकि उनकी पोशाकें अच्छी नहीं है, ठीक है। तो मनुष्य मनुष्य के अंदर जो है में भेद करती है, और पोशाक ही उसे आदर का पात्र बनाती है और नीचे झुकने से रोकती है। पोशाक क्या करता है, मनुष्य को आदर का पात्र भी बनाता है। यदि आपने अच्छा पहना है, अच्छे आपने पोशाकें पहनी है, तो लोग आपका आदर भी करते हैं, और कई बार जैसे कि लेखक जो है झुकना भी चाहते हैं उस अधेड़ उम्र की जो औरत है उससे, वो पूछना भी चाहते हैं, लेकिन उनकी जो पोशाक है वो वहां पर रुकावट बनती है। तो कई बार हमें जो है झुकने से भी ये जो है रोकती हैं। तो ये है यहाँ पर पोशाक का महत्व, ठीक है। तो इसको आप अपने शब्दों में लिख लेंगे। इसी के आगे देखिए सारा जो है इसी में, पोशाक हमारे लिए कब बंधन और अड़चन बन जाती है, ठीक है। तो जैसा कि लेखक ने भी क्या बताया था कि पोशाक जो है, जब हम अपने से कम हैसियत रखने वाले लोगों के साथ बात करते हैं तो हमारी पोशाक हमें ऐसा नहीं करने देती है। हम स्वयं को बड़ा मान बैठते हैं और सामने वाले को छोटा मानकर उसके साथ बैठने तथा बात करने में संकोच अनुभव करने लग जाते हैं। क्या होता है, जब हम अपने से कम हैसियत वाले लोगों के साथ बैठने में और उठने में हमें क्या होती है, संकोच होता है, ठीक है।
आगे देखिए प्रश्न नंबर 3, लेखक उस स्त्री के रोने का कारण क्यों नहीं जान पाया। ठीक है, तो यहाँ पर लेखक जबकि उस स्त्री को देख करके उस स्त्री के रोने का कारण नहीं जान पाया, क्योंकि रोती हुई स्त्री को देखकर लेखक के मन में एक व्यथा उठी, पर अपनी अच्छी और उच्च कोटि की जो पोशाक के कारण फुटपाथ पर नहीं बैठ सकता था। वही कारण लेखक यहाँ पर खुद को भी कह रहे हैं कि मैं जो हूँ एक अच्छे उच्च कोटि का था, और जो ये फुटपाथ पर बैठी हुई अधेड़ उम्र की जो औरत थी उसको वो पूछने का साहस नहीं कर पाए, क्योंकि वहां पर उनकी जो पोशाक है वो रुकावट बन गई। इसलिए उन्होंने क्या किया, वहां के जो दुकानदार हैं, नजदीक के जो दुकानदार हैं, उनसे ये बात पूछी कि इस औरत को क्या दुख है, क्यों ये यहाँ पर रो रही है। ठीक है, तो आगे के जो प्रश्न हैं उनको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो चैप्टर था दुख का अधिकार, ये हमने कंप्लीट किया और इसके कुछ क्वेश्चन आंसर हमने किए हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको क्वेश्चन आंसर लिखाऊंगी, जो आपके मौखिक हैं इनको तो आप कर लेंगे, इसके बाद जो लिखित आपके प्रश्न हैं इनको हम आपके साथ लेके आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।